गुड मॉर्निंग। आज अपन जो एक अध्ययन का एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि विश्व के अंदर दो प्रकार के प्रदेश हैं या स्थलीय भाग है। एक विश्व के वो क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, मतलब ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं विश्व में जहाँ पर ओवर पॉपुलेशन मतलब जनाधिक्य या जनसंख्या विस्फोट की स्थितियाँ पाई जाती हैं। वहीं साथ ही विश्व के कुछ ऐसे स्थलखंड हैं जहाँ पर अंडर पॉपुलेशन पाई जाती है या मतलब जनाभाव या अपन कह सकते हैं कि जन शून्य वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है उस पर जो जनसंख्या का वितरण है, उस वितरण में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। और ये असमानता या विषमता क्यों पाई जाती है, इसके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ या बहुत सारे कारक या बहुत सारे घटक काम करते हैं। और उन कारकों के कारण या कारणों से जो है जनसंख्या का वितरण पृथ्वी के धरातल पर बहुत अधिक विषम पाया जाता है। तो आज अपना जो अध्ययन का जो या चर्चा का विषय रहेगा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स affecting population distribution। मतलब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या घटक या कारण, मतलब किन कारणों से पृथ्वी के धरातल पर जनसंख्या के वितरण में इतनी अधिक विषमता पाई जाती है। तो जो जनसंख्या के वितरण की जो असमानता पाई जाती है, आप देखिए कि विश्व का जितना स्थलखंड है उसके 5% भूभाग पर विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका लगभग 50% भाग रहता है। देखिए कितना बड़ा इम्बैलेंस है। स्थलखंड कितना, विश्व का 5% और जनसंख्या कितनी निवास करती है, 50%। जबकि दूसरी तरफ विश्व की 57 मतलब 57% स्थलखंड पर या भूमि पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या रहती है। देखिए 5% लैंड एरिया है, 5% और जनसंख्या कितनी निवास करती है, 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जबकि लगभग 60% जो लैंड एरिया है उस पर मात्र कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, सिर्फ 5%। तो देखिए जनसंख्या के वितरण में इतना बड़ा असंतुलन पाया जाता है, इतनी बड़ी विषमता पाई जाती है। इस विषमता के पीछे बहुत सारे कारक हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि विश्व का, आपको पता है कि पृथ्वी के धरातल में ग्रहों पर 4 गोलार्ध पाए जाते हैं। एक उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। जो पश्चिमी गोलार्ध है यहाँ पर विश्व की मतलब लगभग आधे स्थलखंड पर विश्व की मात्र 25% जनसंख्या रहती है, 25%। जबकि ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है या पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर विश्व की 75% जनसंख्या निवास करती है। आप देखिए जो विश्व के जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों में
एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में भी विशेषकर दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए अकेले एशिया महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में भी सिर्फ सदर्न एशिया या दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया, ईस्टर्न एशिया, तो इसके अंदर विश्व की लगभग 50% जनसंख्या पाई जाती है। तो इतने सारे उदाहरण हो गए कि 5% भूमि पर 50% जनसंख्या, 60% भूमि पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 50% भाग सिर्फ दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्वी गोलार्ध पर विश्व की लगभग 75% 75% निवास करती है, जबकि पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में विश्व की मात्र 25% जनसंख्या ही निवास करती है। तो ये उदाहरणों से आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो जनसंख्या का वितरण है वो जनसंख्या का वितरण पृथ्वी के धरातल पर बहुत ही असमान पाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है विषमता पाई जाती है। इस विषमता के पीछे कौन कौन से कारक हैं, आप देखिए उन कारकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर अपन मैप के ऊपर देखते हैं यही चीज कि किन एरियाज के अंदर पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो हाई पाया जाता है, किन क्षेत्रों के अंदर कम पाया जाता है। तो देखिए आप, अगर अपन विश्व के जनसंख्या मानचित्र पर अपन इसका अपन पहले एक आउटलाइन बनाते हैं मैप की, फिर आप लोगों की समझ में आएगा। देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका आप लोगों को पता है, इधर ये अलास्का वाला भाग आ गया और ये कमचटका वाला जो एशिया वाला भाग आ गया। ये आप लोगों को पता है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पास में ये एशिया स्टार्ट हो गया और ये यूरोपीय भाग है, और ये ग्रीनलैंड है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था डेनमार्क का, डेनमार्क एक देश है उसका पार्ट है, और ग्रीनलैंड अमेरिका का पोर्शन नहीं है बल्कि यूरोप है, यूरोप में डेनमार्क जो देश है उसका भाग। आप देखिए यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, यहाँ से कितने डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको अपन विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके पास में आप लोगों को पता है सूर्य की किरणें बहुत यहाँ पर जो है साल भर सीधी पड़ती है, इस कारण जो यहाँ पर तापमान बहुत उच्च रहता है, और वाष्पीकरण भी अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी बहुत अधिक होती है, लगभग डेली वर्षा होती है। उसके कारण यहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है वो उष्ण आर्द्र पाई जाती है, मतलब टेम्परेचर बहुत अधिक और वर्षा बहुत अधिक होने से यहाँ पर जो है उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, यहाँ देखिए आप ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर है। आप देखिए अपन ने विश्व के महाजन समूह जो एग्लोमरेशन है उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। आप लोगों ने देखा होगा एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया इस एरिया में निवास करते हैं। ठीक है, ये चाइना मतलब दक्षिण एशिया प्लस पूर्वी एशिया। यहाँ यूरोप महाद्वीप के अंदर जो है इस एरिया के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका के अंदर ये जो महान झील वाला क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। अफ्रीका के अंदर आप देखिए नील नदी वाला जो कैचमेंट एरिया है यहाँ पर निवास करते हैं। अब देखिए इन क्षेत्रों के अलावा जनसंख्या विश्व में बहुत कम रहती है। देखिए दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या बहुत कम रहती है। एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप के अंदर जनसंख्या अन्य महाद्वीपों की तुलना में ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी देखिए मध्य एशिया में जनसंख्या कम रहती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है मंगोलिया के अंदर आप लोगों को पता है गोबी का मरुस्थल है। इसी प्रकार यहाँ पर सिक्यांग का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, सिक्यांग का मरुस्थल, मैक्सिको मरुस्थल। ये क्या है, मिड लेटीट्यूड
डेजर्ट है, मध्य अक्षांशीय या शीत मरुस्थल या शीतोष्ण मरुस्थल जिनको अपन कहते हैं, वो है ठंडे मरुस्थल। कौन से? वो मैक्सिको का मरुस्थल, सिकान का मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल। तो यहाँ देखिए आप, इसके अलावा जो ये साइबेरिया वाला एरिया है, यहाँ पर जनसंख्या एशिया महाद्वीप में नहीं के बराबर रहती है। इसी प्रकार जो है ये जो ग्रीनलैंड अपन यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती है। फिर ये कोल बेल्ट आ गई यहाँ पर, कोयला की पेटी और लोहे खनिज की प्रचुरता के कारण यहाँ पर उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ, इसलिए यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन इसमें आप देखिए 60 डिग्री से ऊपर वाले भाग में जो है जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है यूरोप महाद्वीप में। इसी प्रकार अपन अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखिए आप, यहाँ पर 100 डिग्री देशांतर देखा है, ये 100 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो इसके सिर्फ इधर जनसंख्या रहती है। और यहाँ पर 30 से 45 डिग्री तक अक्षांशों के बीच में, उत्तरी अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। जबकि आप देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी उत्तरी भाग में और पश्चिमी भाग में जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है या बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इधर यहाँ पर रोकीज पर्वत आ गया, मतलब उच्च पर्वतीय क्षेत्र आ गए। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो एरिया है इसका, ये उष्ण आर्द्र प्रदेश आ गया, अमेजन वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं इसलिए। और दूसरा यहाँ पर जो है एंडीज पर्वत आ गया। यहाँ देखिए आप, भारत के अंदर जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कम जनसंख्या पाई जाती है ऊपरी वाले भाग में, क्योंकि उच्च जो हाई माउंटेन है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे वो आल्प्स पर्वत हो, चाहे अपलेशियन पर्वत हो, चाहे एंडीज हो, चाहे एटलस हो, चाहे वो यूराल पर्वत हो, तो इन सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है या जनसंख्या शून्य ये क्षेत्र पाए जाते हैं। नॉन एक्यूमेन या नॉन एक्यूमेन क्षेत्र, मतलब विश्व के बिना बसे हुए या विश्व के जन शून्य क्षेत्र जहाँ जनसंख्या या तो बिल्कुल नहीं रहती या बहुत कम मात्रा में रहती है। तो ऐसे विश्व के, मैंने आप लोगों को पहले के एक अपन व्याख्यान में बताया था कि ऐसे 5 भाग हैं। एक तो बहुत ठंडे भाग, बहुत ठंडे भाग का मतलब ये हुआ कि पोलर एरियाज वाला एरिया, ठीक है, चाहे वो आर्कटिक ओशन के चारों तरफ देख लो, चाहे अंटार्कटिका महाद्वीप में देख लो, चाहे वो एशिया महाद्वीप का नॉर्दर्न पार्ट देख लो, चाहे वो यूरोप महाद्वीप का नॉर्दर्न पार्ट देख लो, चाहे वो उत्तरी अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट देख लो, मतलब ठंडे प्रदेशों में, कोल्ड एरियाज में बहुत कम जनसंख्या रहती है। इसके अलावा उष्ण मरुस्थल, हॉट डेजर्ट है विश्व के, जितने भी वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, चाहे वो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल हो, चाहे वो सहारा का मरुस्थल हो अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का, इसी प्रकार चाहे वो भारत का थार का मरुस्थल हो, जो क्या है कि पाकिस्तान में भी इसका विस्तार पाया जाता है, चाहे वो अटाकामा का मरुस्थल हो, थार का मरुस्थल हो। तो ये कालाहारी वगैरह सारे के सारे जो मरुस्थलीय भाग हैं, वो डेजर्ट है। उन उष्ण मरुस्थलों में, शीत मरुस्थलों में, चाहे गोबी हो, चाहे सिक्यांग का मरुस्थल हो, चाहे वो मैक्सिको का मरुस्थल हो। इसके अलावा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने आपको बताया रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, यूरल, अपलेशियन, जो एटलस, ये सारे के सारे उच्च पर्वतीय क्षेत्र। और इसके अलावा जो है एक ये एरिया विषुवत रेखा के पास वाला, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है, उच्च वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार घने जंगल पाए जाते हैं। तो घने जंगलों के अंदर या जहाँ पर बहुत अधिक जो उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत, क्योंकि आपको पता है बहुत अधिक तापमान भी मनुष्य के लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा बहुत कम तापमान, मतलब 3 डिग्री से कम और 25-30 डिग्री से ऊपर वाला तापमान मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है, मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए अनुकूल नहीं है। तो बहुत अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में और बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में मनुष्य या मानव रहना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए
अति शीत प्रदेश, अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, चाहे वो शुष्क मरुस्थल हो, चाहे वो उष्ण मरुस्थल हो, चाहे वो शीत मरुस्थल या शीतोष्ण मरुस्थल हो। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते थे, जनशून्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मेन चीज ये आपको समझना है कि विश्व के जनशून्य क्षेत्र हैं कुछ तो, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, चाहे वो एशियाटिक एग्लोमरेशन हो, चाहे अफ्रीकन एग्लोमरेशन हो, चाहे वो यूरोपीय एग्लोमरेशन हो, चाहे वो अमेरिकन एग्लोमरेशन हो। ये महाजनसमूह जहाँ पर जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है। एक वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या या नहीं के बराबर जनसंख्या रहती है या बिल्कुल नहीं रहती है। तो इतना जनसंख्या के बसाव में या जनसंख्या के वितरण में इतना अधिक फर्क क्यों है, ये अंतर क्यों है, इसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं, किन कारणों से ये विश्व में जो जनसंख्या का वितरण इतना असमान पाया जाता है। तो इन जो कारक है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं या कॉजेज है या अफेक्टिंग फैक्टर्स है, जनसंख्या के वितरण को या असमान वितरण को या असमान घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः अपन 4-5 भागों में अध्ययन की दृष्टि से अपन बांट सकते हैं। कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को या असमान घनत्व को या विश्व के जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं? वो कारक आप देखिए। पहला जो कारक है वो है नेचुरल और फिजिकल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स से? पहले जो सबसे डोमिनेंट है फिजिकल फैक्टर्स, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। पहला फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स को अपन पुनः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यूनिवर्सल फैक्टर्स और दूसरा जो है रीजनल फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर? रीजनल फैक्टर्स। मतलब विश्व ऐसे कारक यूनिवर्सल फैक्टर्स। देखो, फिजिकल फैक्टर्स का मतलब है भौतिक कारक या अपन प्राकृतिक कारक भी कई बार बोलते थे, लेकिन बेसिकली इनको भौतिक कारक कहते हैं। भौतिक कारकों को अपन सबसे ज्यादा प्रभावित जो जनसंख्या वितरण को करते हैं वो भौतिक कारक है। भौतिक कारकों को पुनः 2 भागों में बांटते हैं अपन। एक तो वो कारक जो पूरे विश्व में, चाहे पृथ्वी का कोई सा भी स्थलीय भाग हो, वहां पर वो कारक विद्यमान होते हैं और वहां जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरे कारक वो होते हैं जो हर जगह विद्यमान नहीं होते हैं, हर जगह उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि किन्हीं विशेष क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। उनको अपन कहते हैं रीजनल फैक्टर्स और इनको कहते हैं अपन यूनिवर्सल फैक्टर्स। यूनिवर्सल फैक्टर्स कौन से वे? जैसे एल्टीट्यूड, ऊंचाई, लोकेशन, वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन या अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति। इसके अलावा क्लाइमेट। ये क्या है? ये कौन से कारक है? ये यूनिवर्सल फैक्टर्स है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। रीजनल फैक्टर्स जैसे मान लो वाटर सप्लाई है, या मान लो कई मिनरल्स है, या मान लो फर्टाइल सॉइल की बात है। तो ये कारक ऐसे कारक हैं जो कि हर जगह विद्यमान नहीं होते, बल्कि ये क्षेत्रीय दृष्टि से या किन्हीं क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं, किन्हीं क्षेत्रों में ये नहीं होते हैं। इसलिए फिजिकल फैक्टर्स को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक यूनिवर्सल फैक्टर्स और दूसरा रीजनल फैक्टर्स, जो कि जनसंख्या को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला फिजिकल फैक्टर्स हो गया। दूसरा जो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करते हैं फिजिकल फैक्टर्स के सेकंड, वो है आप इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में परिवहन वगैरह बहुत सारे वो हैं। और तीसरा जो कारक है, क्योंकि आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताऊं, क्योंकि ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं,
इन कारकों का अपन 1 by 1 प्रत्येक का अपन अध्ययन करेंगे अलग से। इसलिए आज सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि जनसंख्या का जो वितरण है उस वितरण का प्रारूप या ये वितरण किस प्रकार का विश्व में पाया जाता है। तो अपन ने समझा कि बहुत ही असमान जनसंख्या का वितरण विश्व में पाया जाता है। किन्हीं क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, किन्हीं क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। अब ये जो असमान वितरण या असमान घनत्व है पाया जाता है विश्व में जनसंख्या का, इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ काम करती है, कौन से कारक या घटक उत्तरदायी हैं, उनके बारे में अपन जो है आज सिर्फ इनके बारे में अपन सिर्फ एक आउटलाइन बना रहे हैं, एक आउटलाइन बना रहे हैं इनके बारे में, या शास्त्रीय दृष्टि से इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में 1 by 1 प्रत्येक कारक का अपन डिटेल से इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला कारक कौन सा हुआ? भौतिक कारक। दूसरा कारक आर्थिक कारक। तीसरा कारक जो है सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। फोर्थ कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक। और फिफ्थ अपन बात करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। इस प्रकार अपन ने आज देखा कि जनसंख्या का वितरण जो असमान पाया जाता है उसके पीछे जो शक्तियां हैं या जो कारण या कारक या घटक है जिनके कारण जो है जनसंख्या का बहुत असमान वितरण पाया जाता है, उसके लिए 4-5 कारक मेन उत्तरदायी हैं। उनमें पहला भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सांस्कृतिक कारक, चौथा सामाजिक कारक और पांचवा राजनीतिक कारक। तो देखिए 5-6 कारक है मेन ग्रुप में। हालांकि भौतिक कारकों को फिर अपन वापस सब डिवाइड करेंगे तो भौतिक कारक 8-10 कारक भौतिक कारक है। और इसी प्रकार 5-6 कारक जो है फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इसी प्रकार 2-3 फैक्टर्स सोशल है, फिर 3-4 फैक्टर्स कल्चरल फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार जो है 2-3 जो है सब फैक्टर्स जो है पॉलिटिकल है। तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक या प्राकृतिक बहुत सारे कारकों के प्रभाव से जो है जनसंख्या का वितरण बहुत विश्व में बहुत असमान पाया जाता है। आज अपन ने इनके बारे में सामान्य चर्चा करी। इनके प्रत्येक के बारे में, प्रत्येक कारक के बारे में अपन डीपली स्टडी अपन जो अपना जो अगला जो व्याख्यान होगा उसमें अपन उस पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।